जीवन की लड़ाई में हमेशा तेज या शक्तिशाली व्यक्ति ही नहीं जीतता। जीवन की लड़ाई में हमेशा तेज या शक्तिशाली व्यक्ति ही नहीं जीतता, बल्कि जीतता वह है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। 1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, इंडियन कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश, जहां आपको मिलेगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो। जी हां, हर एक टॉपिक का एक वीडियो जिसमें आपको डिटेलिंग में समझाया जाएगा और उस पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कराए जाएंगे। साझेदारी सल्लेख, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी हाँ दोस्तों, साझेदारों के बीच में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ओरल और रिटन। तो जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, यानी साझेदारी सल्लेख बोलते हैं। तो आइए देखते हैं साझेदारी सल्लेख में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है। सबसे फर्स्ट आता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का नाम और पता। तो क्या होता है नाम और पता? जब सभी साझेदार मिलके कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले फर्म का नाम निश्चित किया जाता है। फर्म का नाम निश्चित करने के बाद ही सारे काम किए जाते हैं। तो इसका मतलब फर्म का नाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सभी साझेदार फर्म या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फर्म का नाम निश्चित करें और उसका साझेदारी सल्लेख के अंदर उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट है अपना साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी कि फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के सबसे फर्स्ट नाम चाहिए, फिर उसके बाद उनके एड्रेस चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और भी जो फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी की जाएगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है अपना व्यवसाय की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हैं। दूध का करने जा रहे हैं, जनरल स्टोर खोलने जा रहे हैं, मेडिकल का करने जा रहे हैं, तो किस चीज़ का हम बिजनेस करेंगे उसका उसके अंदर उल्लेख होगा, यानी कि उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लाभ विभाजन अनुपात, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये रहता है कि फ्यूचर में होने वाले लाभ या हानि साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे, ताकि फ्यूचर में जाके झगड़ा ना हो। इसलिए पहले से ही क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सल्लेख के अंदर इन अनुपातों का उल्लेख कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं सब अलग अलग पूंजी लगाते हैं। जैसे कोई 1 लाख लगाता है, कोई 2 लाख रुपए लगाता है, कोई 3 लाख रुपए लगाता है। जिसके पास जितनी कैपिटल होगी वो उतना पैसा लगाएगा। तो इसके बदले में पार्टनर्स को कुछ तो मिलना चाहिए। जो ज़्यादा लगाएगा उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कम लगाएगा तो कम मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा? उस पर लगने वाला ब्याज। जी हाँ, तो साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उस पर उनको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये सारे साझेदार मिल करके डिसाइड करेंगे कि प्रत्येक साझेदार को अपनी अपनी पूंजी पर कितना दर से ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आहरण की राशि, यानी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। क्या होता है ड्रॉइंग? यदि किसी साझेदार को पैसे की जरूरत अचानक पड़ जाए तो वो कहीं और से पैसे न लेकर के फर्म से पैसे निकालेगा। तो फर्म इसके लिए पहले से ही प्रावधान करके रखेगी कि जिस साझेदार को आहरण की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, तो एक लिमिटेड अमाउंट तक निकाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर लगेगा? ड्राइंग पर। जो साझेदार ड्राइंग करेंगे वो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे और जो ड्राइंग नहीं करेगा वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यानी कि साझेदारों ने जो राशि आहरित की है, निकाली है, उस पर उनको एक निश्चित दर से ब्याज फर्म को देना होता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, यानी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, यानी कि जो साझेदारी फर्म है उसके अंदर किस विधि से फर्म में लेखा पुस्तकें रखी जाएगी। साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन। जी हाँ दोस्तों,
कि हर एक साझेदार को सैलरी, बोनस और कमीशन कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, किस दर से दिया जाएगा, इन सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड के अंदर किया जाता है। खातों का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, फर्म की जो लेखा पुस्तकें हैं उनका निरीक्षण करने के लिए, उनको चेक करने के लिए एक अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाएगा। तो वह अंकेक्षक यानी ऑडिटर 3 माही, 6 माही या एनुअल बेस पर आकर के खातों को चेक करेगा और उसके बाद उसको कितनी फीस दी जाएगी इसका बारे में भी उल्लेख इसके अंदर किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की अवधि। जी हाँ, किसी भी फर्म को स्टार्ट करने से पहले उसका समय सीमा निश्चित कर ली जाती है कि हमें एक फिक्स टर्म के लिए चलाना है या नॉन फिक्स टर्म के लिए चलाना है। तो जिस टर्म के लिए चलाना है उसका उल्लेख इस पॉइंट के अंदर किया जाएगा। पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदारों के ऋण और उन पर ब्याज। जी हाँ दोस्तों, एक साझेदार फर्म को 2 तरह से पैसे दे सकता है, एक पूंजी के रूप में और दूसरा ऋण के रूप में यानी कि कैपिटल और लोन के रूप में। और दोनों में क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा, लेकिन पूंजी पर जो मिलेगा उसको पूंजी पर लगने वाला ब्याज मिलेगा और ऋण पर जो मिलेगा ब्याज उसे ऋण पर मिलने वाला ब्याज कहा जाएगा यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन किस दर से दिया जाएगा, कितने प्रतिशत दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाएगा साझेदारी सल्लेख में। मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाता रखने की विधियां। यदि साझेदार भविष्य में चाहते हैं कि उनके पूंजी खातों में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके लिए वो स्थिर पूंजी खाता यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे, और चाहते हैं कि उनके पूंजियों में परिवर्तन हो सकता है तो इसके लिए वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करेंगे, जिसके लिए पहले से ही उल्लेख किया जाएगा कि वो साझेदार क्या चाहते हैं। राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर यानी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। साझेदारों के अधिकार से मतलब है कि प्रत्येक साझेदार को फर्म के अंदर संचालन का अधिकार रहेगा, उनकी लेखा पुस्तकें देखने का अधिकार रहेगा, निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा, फर्म की लेखा पुस्तकों की कॉपी, फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि लेने का अधिकार रहेगा। तो अगर साझेदारों को अधिकार मिलते हैं तो साथ में कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन भी उसके लिए जरूरी हो जाता है, जिसका उल्लेख साझेदारी सल्लेख में किया जाता है कि वह किस किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल रहेगा फर्म के कार्यों के लिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स यानी कि विवादों के निपटारों की विधि। जी हाँ दोस्तों, अगर साझेदारों के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसका न्याय क्षेत्र कहाँ होगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी सल्लेख में पहले से ही कर दिया जाता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान। अब नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से प्रावधान किए जाएंगे। जब एक नया साझेदार आएगा तो साथ में पैसा कितना लाएगा ये इसका उल्लेख होगा, साथ में कितने भाग के लिए उसको एडमिट किया जाएगा यानी कितने भाग के लिए उसको प्रवेश दिया जाएगा, अगर उसको जो भाग दिया जा रहा है तो बदले में कौन कौन साझेदार त्याग करेगा, जो साझेदार त्याग करेगा उनको क्या मिलेगा। तो इन सारी चीजों का उल्लेख पहले से ही कर दिया जाता है ना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जी हाँ, नए साझेदार के प्रवेश पर अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने व लाभ विभाजन में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन व लेख। जब कोई साझेदार फर्म के अंदर प्रवेश करता है यानी कि एडमिशन लेता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है अवकाश ग्रहण करता है यानी कि रिटायर होता है, तीसरा हो सकता है उसकी मौत हो जाए यानी कि डेथ हो जाती है, चौथा होता है कि सभी साझेदार आपस में लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित कर ले। उस कंडीशन में फर्म के अंदर जो ख्याति यानी कि गुडविल है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा और उसको कैसे बांटा जाएगा इसका उल्लेख भी पहले से किया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट या डेथ यानी कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर हिसाब के निपटारे की विधि क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भुगतान है वो कैसे किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, किनको किया जाएगा, इसका उल्लेख पहले से साझेदारी सल्लेख यानी कि पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा। मोड्स एंड केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म यानी कि फर्म के समापन की विधि व परिस्थितियां यानी कि भविष्य में किन परिस्थितियों में फर्म का समापन किया जाएगा।
इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में पहले से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधियां। जब समापन किया जाएगा तो सबसे पहले भुगतान किनको करना है, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाएगा। यूज द डिसीजन अंडर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि साझेदारों के दिवालिया होने पर गार्नर वर्सेस मर्रे नियम का प्रयोग। यदि साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो भविष्य में फर्म का समापन कैसे किया जाएगा उसका उल्लेख यहाँ साझेदारी संलेख में किया जाता है। तो ये थी साझेदारी संलेख में उल्लेखित बातें। आइए एक बार वापस देख लेते हैं और इस पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।